हीरे को धन, रुतबा और प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो सोचते हैं उसके बावजूद हीरे वास्तव में इतने दुर्लभ नहीं हैं। और एक ही कंपनी इस पूरे दुनिया को ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। डेबियस ने 20वीं सदी में हीरा उद्योग के हर पहलू को अपने हाथ में रखा, चाहे वो खनन हो, मार्केटिंग हो या बिक्री। डेबियस ने हीरा व्यापार को नियंत्रित किया और हीरे की आपूर्ति को कंट्रोल करके वे कीमतों को पूरी तरह से अपनी मर्जी से बदल सकते थे। डेबियस ने एक ऐसा खेल भी खेला, सबसे सफल मार्केटिंग धोखे में से एक है, जिसने हमें विश्वास दिलाया कि हीरे असल में अपनी कीमत से कहीं ज्यादा कीमती है, और यह कि किसी को सच्चा प्यार दिखाने का एकमात्र तरीका है अपने वेतन के कई महीनों की कमाई खर्च करके उन्हें एक हीरे की अंगूठी खरीदना। जो एक रोमांटिक परंपरा लगती है, वो असल में हीरे के कार्टेल की एक जबरदस्त योजना है। तो आज हम हीरों के क्रूर कारोबार की सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं। गुप्त सिंडिकेट्स, कीमत तय करना और खून से रंगे हीरे। ये एक कहानी है जो 3 सदियों से ये एक सबसे अंधेरी और चालाक इंडस्ट्री में बदल गया है। ये एक युद्ध और हर तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की कहानी है, और ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है हीरे और उनके बुरे कारोबार की। हमारी कहानी 1867 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू होती है, जब एक छोटा लड़का कुछ पत्थरों से खेल रहा था। एक राहगीर ने देखा कि उन पत्थरों में से एक पत्थर रोशनी में चमक रहा था। उसे जिज्ञासा हुई और उसने लड़के से पूछा, क्या वो पत्थर खरीद सकता है? लेकिन लड़का बस उसे वो पत्थर दे देता है। बिल्कुल मुफ्त वो चमकदार पत्थर असल में एक हीरा निकला। और जैसे ही लोगों को इस खोज के बारे में पता चला, यूरोप और अमेरिका के साहसी लोग दक्षिण अफ्रीका की ओर दौड़ पड़े। जहां हीरा पाया गया, वहां दक्षिण अफ्रीका में एक शर्मीले और बीमार 17 वर्षीय लड़के सील रोड्स कपास के खेत में काम कर रहा था जब उसे ये खबर मिली। सील की दिल और फेफड़े कमजोर थे और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह ज्यादा दिन जी पाएंगे। लेकिन जब उसके बड़े भाई हर्बर्ट ने उससे कहा कि वो आकर उसके फार्म पर मिल जाए, जो कि केप कॉलोनी में है, सील की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। केप कॉलोनी अब के दक्षिण अफ्रीका में एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और वहां की सूखी जलवायु ने सील के स्वास्थ्य के लिए कमाल कर दिया। 1970 में पहुंचने के बाद बेहतर हो गया, लेकिन दोनों भाई बहुत अलग थे और साथ काम करना आसान नहीं था। हर्बर्ट जहां जिद्दी, साहसी और काम में तल्लीन था, वहीं सील शर्मीला और बेतुका था। वो अपने दिन ज्यादातर अकेले रहकर और किताबें पढ़ते हुए बिताता था। रातों में वो एक ऐसे जीवन के सपने बुनता था जिसे उसकी गरीब परवरिश और कमजोर हेल्थ ने बचपन से ही उसके लिए नामुमकिन बना दिया था। लेकिन इसके बजाय उसे अफ्रीका में कठोर श्रम करने के लिए फंसना पड़ा। तो जब दोनों भाइयों ने सुना कि पास में एक हीरा मिला है, तो दोनों इसको जानने के लिए बेताब हो गए। हर्बर्ट के लिए यह एक रोमांचक मौका था, लेकिन सील के लिए यह कुछ बनाने का एक सुनहरा मौका था। सच में बदलने के लिए हर्बर्ट उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने डेबियर्स फार्म पर खनन के लिए जमीन के दावे खरीदे। यह फार्म 2 डच भाइयों के स्वामित्व में था, जो अब तक अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन बिता रहे थे। हर्बर्ट को इन जमीनों पर हीरे खनन करने के लिए विशेष अधिकार मिले। जैसे ही डेबियर्स भाइयों ने अपने खेतों को हर्बर्ट जैसे खोजियों के लिए खोला, उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने जल्दी से अपनी खेती बेची और शहर छोड़ दिया। डेबियर्स भाई सही थे। किम्बरले का स्थानीय शहर जल्दी ही कानून के बिना का गड्ढा बन गया, जब हजारों विदेशी हीरे की खदानों में अपनी किस्मत आजमाने आए, और जल्द ही आसपास की खेतों में सैकड़ों हीरे मिलने लगे। लेकिन ये वास्तव में बहुत असामान्य था। आमतौर पर हीरे की डिपॉजिट्स नदी के किनारों पर मिलती थीं
और अब तक सिर्फ थोड़े ही पाए गए थे। गिनती की कुछ जगह थीं जहां हीरे मिलते थे और इसी वजह से यह आम धारणा बन गई कि हीरे दुर्लभ और कीमती होते हैं। ये विचार तब और मजबूत हुआ जब ब्रिटेन, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसे यूरोपीय देशों ने दुनिया पर कब्जा किया और हीरे के उत्पादन को अपने हाथों में ले लिया। हीरे निकालने के लिए गुलामी, हिंसा और जमीनों का हड़पना किया गया ताकि इन्हें वापस यूरोप में अमीरों की बढ़ती चाहत को पूरा करने के लिए भेजा जा सके। कि जब दक्षिण अफ्रीका में अजीबोगरीब खोजें हुई, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों जैसे भारत और ब्राजील की तुलना में दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले हीरे की मात्रा बेहद विशाल होती जा रही थी। वहां चंद हीरे नदी के किनारे इधर उधर पड़े नहीं थे, बल्कि हजारों हजारों हीरे मिल रहे थे और वे सभी जमीन के गहरे नीचे एक नीली चट्टान की परत में छिपे हुए थे, जिसे बाद में किम्बरलाइट नाम दिया गया। यह नाम पास के किम्बरली शहर से रखा गया। लेकिन जब हर्बर्ट अपनी किस्मत बनाने के लिए डेबियर्स की जमीन पर गया था, उसने अपनी खुद को निराश महसूस करने वाला छोटा भाई सीले कपास के खेत का जिम्मा संभाल रहा था। एक ही सीजन में मुनाफा काफी बढ़ा दिया। अगर वो एक मामूली कपास के खेत में ऐसा कर सकता है, तो वो हीरे की खदान का बड़ा काम संभालने पर कैसा करेगा। जैसे ही सीले ने इस बारे में सोचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद ये उसके लिए पैसे कमाने और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने का तरीका हो सकता था, जिससे वह उच्च वर्ग के एलीट में शामिल हो सके। जैसे उसने हमेशा सपना देखा था, अपने बड़े भाई के आदेशों को अनसुना करते हुए 18 साल का सीलिस कपास के खेत को छोड़ दिया। अपने कमाए हुए पैसे से अपनी खुद की जमीन डेबियर्स फार्म पर खरीद ली। सीलिस को लोकल्स का फायदा उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी, जिन्हें वह अक्सर बारबेरियन कहकर संबोधित करता था। आपको पता है, सीलिस के कई अलग अलग पहलू थे और उनमें से कुछ बेहद अंधेरे थे। ब्रिटिश ऊपरी जाति के प्रति उसकी जुनून ने उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति भी जुनूनित कर दिया था, जिससे सीलिस जैसे जैसे खान खनन करने वाले लोग गहरे गहरे गड्ढे खोदते गए, काम और भी थकाऊ और खतरनाक होता गया। खासकर जब बरसात का मौसम शुरू हुआ, जगहें अक्सर श्रमिकों पर गिरने लगती थीं और गड्ढे बार बार गहरे पानी से भर जाते थे। लगभग 1/3 श्रमिक या तो मारे गए या काफी जख्मी हुआ या काम करने के लिए बहुत बीमार हो गया। दूसरों ने हादसा देखा, वहीं सील ने एक मौका देखा। हाल ही में शहर में एक विज्ञापन देखा था जो एक स्थानीय किसान ने अपने पानी के पंप को बेचने के लिए डाला था और सील को पता था कि वह इसके साथ क्या कर सकता है। उसने दूसरे दावेदारों को कहानी सुनाई कि उसने अकेले ही पूरे कॉलोनी में एकमात्र पानी का पंप ढूंढ निकाला और उसके अनिच्छुक मालिक से खरीदने के लिए झगड़ा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा रकम चुकाई, जिसे किसान मना नहीं कर सकता था। सील को पता था कि कभी कभी कहानी सच से ज्यादा अहम होती है। दूसरे दावे करने वालों ने उसकी कहानी पर विश्वास किया और जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला तो सबने मशीन किराए पर लेने के लिए सीले की फीस चुका दी ताकि वो अपने खदानों से पानी निकाल सके और हीरे खोदना जारी रख सके, जैसे उसने उम्मीद की थी। सीले की कहानी ने उसे स्थानीय प्रसिद्धि दिलाने में मदद की और कई लोगों ने उसे एक समझदार उद्यमी के रूप में देखा जिस पर नजर रखनी चाहिए। अपनी कमाई से उसने दूसरे खनन ऑपरेशन खरीदना शुरू किया। सील ने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम रखा डेबियर डायमंड माइनिंग कंपनी। यह नाम उन 2 डच भाइयों के नाम पर रखा गया जो हीरे से दूर रहना चाहते थे। सील अमीर होता जा रहा था, उसका भाई हर्बर्ट उतना अच्छा नहीं कर रहा था, तो उसने एक और जल्दी का फैसला किया और देश के दूसरे हिस्से में सोने की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन जल्द ही उसकी तंबू में आग लग गई जब वह सो रहा था, जिंदा जलाया गया। सील को यह सुनकर बहुत डर लगा कि क्या हुआ और उसने फैसला किया कि अब इंग्लैंड वापस जाने का समय आ गया है ताकि वह अपने परिवार के जो बचा खुचा रह गया है उससे एक बार फिर मिले। तो उसने अपने बचपन के सपने को पूरा करने का मौका पाया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों में ही सेटल की सेहत में काफी गिरावट आ गई, फिर से खराब हो गया, जिससे उसके पास वापस दक्षिण अफ्रीका के सूखे मौसम में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।
जो उसके कमजोर दिल और फेफड़ों को नियंत्रित रखता था। अब उसे पता था कि ऊंचे तबके के समाज में खुद को ऊपर उठाने का एकमात्र रास्ता उसके हीरा कारोबार के जरिए है। लेकिन जैसे जैसे आसपास और हीरे के खजाने मिलते गए, उसे अपनी कंपनी के भविष्य के लिए एक परेशान करने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। हीरे असल में उतने दुर्लभ नहीं थे, बल्कि वो तो काफी आम हो गए थे। दुनिया के बाजार में दक्षिण अफ्रीकी हीरे अचानक भर गए और इसलिए उनकी कीमतें फिर से गिरने लगी। झील को पता था कि हीरों की कीमतें ऊंची रखने के लिए कहानी सच से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसे ऐसा लगाना होगा कि ये सामान्य पत्थर उतने ही दुर्लभ हैं जितने कि पहले माने जाते थे। लेकिन इसके लिए उसे यह कंट्रोल करना होगा कि बाजार में कितने हीरे आ रहे हैं, और यह उसे एक और अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा। कई धारक ऐसे थे जो इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मजदूरों की मौतों और बीमारियों के कारण बढ़ती लागत और नई मशीनों की कीमतें। लेकिन सील ने सरकारी तंत्र में खुद को मजबूत करके अपने खदानों को मुनाफेदार बनाए रखा। उसने चुनाव लड़कर केप कॉलोनी के स्थानीय संसद में चुनाव जीत लिया और नए कानूनों और डीलों को लिखने और लागू करने का भी, जो सीधे तौर पर उसकी कंपनी को फायदा पहुंचाते थे। डेबियर्स को कैदियों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी, जिन्हें वे अपनी मर्जी से ट्रीट कर सकते थे, और अगर उन्हें शक होता कि वे बियर चुरा रहे हैं तो उन्हें मार भी सकते थे। करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी जिससे सभी काले श्रमिकों को अलग किया गया और उन्हें उनकी अनुबंध की अवधि तक एक बैरक में बंद रखा गया। इन परिसरों के अंदर उन्हें नंगा रहना पड़ता था, बहुत कम वेतन दिया जाता था और उन्हें नियमित रूप से दंडित किया जाता था। उनके जीवन भर यही चलता रहा। सब कुछ भालुओं के नियंत्रण में था। इन्वेसिव बॉडी सर्चेस को स्वीकार करने की वजह से बदनामी थी और किसी भी असंतोष को बेहद हिंसा से निपटाना उसकी आदत थी। इन क्रूर तरीकों की मदद से सीले ने अपने खर्चे कम किए और ज्यादा मुनाफा कमाया, जिससे उसने उन दूसरे दावेदारों को खरीदने में मदद की जो संघर्ष कर रहे थे। प्रतियोगिता को खत्म करके उसने डेबियर्स की खदान का ज्यादातर हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि एक और युवा अंग्रेज बार्नी पोनेटो के पास नए किम्बर्ली खदान का ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल में था, और बर्नी की खदान बड़ी लग रही थी और अच्छा क्वालिटी के हीरे पैदा कर रही थी। अगर सेटल हीरों की कीमत को ऊंचा रखना चाहता था तो उसे सप्लाई पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना जरूरी था। इसलिए उसे बार्नी की किम्बर्ली सेंट्रल कंपनी अपने लिए हासिल करने का एक तरीका निकालना था। उसकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ती जा रही थी। उस बार्नी, जो ऊपरी वर्ग का था, वो कुछ ऐसा कर पाने में असफल रहा जिसने नाथन को अपने हीरे के बाजार में हेर फेर करने की योजना का समर्थन करने के लिए मना लिया। दूसरी तरफ सीसिल ने बार्नी से दोस्ती कर ली और सहयोग करने और एक डील करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन उसके पीठ पीछे सीसिल धीरे धीरे बार्नी के निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल करके बार्नी के बिजनेस में एक बड़ा हिस्सा खरीद रहा था। जब बार्नी को यह समझ आया कि क्या हो रहा है, तब बहुत देर हो चुकी थी। सीसिल ने बार्नी के प्रतिद्वंदी का कारोबार खरीद लिया और दोनों डेबियर्स के साथ मिलकर काम करने लगा। मेरी और किम्बले खान की अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। सीले ने 1888 में दोनों कंपनियों का विलय कर डेबे की कंसोलिडेटेड माइन बनाई। सीले ने देश में सबसे ताकतवर इंसान बनकर प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए चुने गए, जिससे उसे अपनी योजना के अगले चरण में जाने का मौका मिला। सीले ने ऐसी नीतियों को लागू करने में मदद की जैसे कि हट टैक्स। उन्हें पैसे चुकाने के लिए उसके खतरनाक हीरे की खमिनास में काम करके पैसे कमाने पड़ते थे, जहां में रहना, खाना और सोना पड़ता था, जब तक कि वे अपनी सपोज कर्ज चुकता न कर दें।
उसने काले नागरिकों के लिए वोट देना लगभग नामुमकिन बना दिया, जिससे लगातार दंगे और विरोध हुए, जिन्हें उसने अत्यधिक हिंसा से दबा दिया। वास्तव में सील द्वारा पेश किए गए कई कानून देश के भविष्य की अपार्थिव नीतियों की नींव रखने में महत्वपूर्ण थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 35 साल की उम्र में सेटल ने दुनिया में हीरे के 90% उत्पादन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। इस वजह से वह बाजार में हीरों की संख्या को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। उसने हीरों को जमा करना शुरू कर दिया और केवल सीमित मात्रा में हीरों को बाजार में छोड़ा, जिससे यह लगता था कि हीरे अब भी दुर्लभ हैं। इसे हासिल करने के लिए सेटल और उसके निवेशकों ने लंदन में एक हीरे का सिंडिकेट बनाया, जिसमें कुछ चुनी हुई कंपनियां शामिल थीं। डेबियर्स से हीरे खरीदने का विशेष अधिकार हासिल किया, जिसका मतलब यह था कि वे अकेले ऐसी कंपनियां थीं जो हीरे खरीद सकती थीं। बाकी कंपनियों को एक निश्चित मात्रा में हीरे एक तय कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया गया। सिंडिकेट के सदस्य अपने हीरे छोटे व्यापारियों को बेचते थे, जो फिर उन्हें ग्राहकों को बेचते थे। इस एकल चैनल बिक्री पद्धति ने सील और डेबियर्स को डायमंड उत्पादन और बिक्री पर पूरी नियंत्रण दी। हीरे और हीरों की कीमत के बारे में उन्होंने एक हीरा कार्टेल बना लिया था, जिसके नतीजे में दुनिया भर में हीरों की कीमत लगातार बढ़ने लगी। सेल ने अपना अधिकार मजबूत करना जारी रखा। उसके पास अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी थी, जिसका इस्तेमाल उसने अफ्रीका के दूसरे हिस्सों पर कब्जा करने और भी हीरे निकालने के लिए किया। सेल ने फिर खुद के नाम पर अफ्रीकी क्षेत्र रहदेसिया की स्थापना की, जो आज के जिम्बाब्वे और जाम्बिया है। 1902 में सिर्फ 48 साल की उम्र में बिना पत्नी और बच्चों के मर गए। अपनी पूरी दौलत लगभग ऑक्सफोर्ड में रोड स्कॉलरशिप स्थापित करने के लिए छोड़ दी। ये वाकई अद्भुत है कि एक कमजोर बच्चे ने इंग्लैंड से उठकर दुनिया के 90% हीरे पर नियंत्रण पाया और केप कॉलोनी के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि उन्होंने सबसे निर्दयी और क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब बियर का नेता मर गया, कंपनी की ताकत बढ़ने का सफर सिर्फ शुरू हुआ था। अर्नेस्ट ओपेनहाइमर ने अपना पूरा जीवन हीरे की इंडस्ट्री के बारे में सीखने और सील के करिश्मों की सराहना करने में बिताया। अर्नेस्ट को जल्दी ही डिबियर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कई बड़े खिलाड़ियों द्वारा संरक्षण मिला और वह अंततः पूरे कंपनी के अध्यक्ष और प्रमुख बन गए। जबकि पहले डिबियर्स नई हीरे के स्रोतों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था, अर्नेस्ट ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने नए स्रोतों को अपने बिक्री चैनल में शामिल करने का निर्णय लिया और कई सहायक कंपनियां बनाई। सेंट्रल सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सीएसओ के नाम से जाना जाता है, का एक ब्रैकेट है जो सीधे तौर पर सभी हीरे वैकल्पिक उत्पादकों से खरीदता है अगर कोई उसे खरीदने या सीएसओ को बेचने से मना कर देता है। अर्नेस्ट ने उनके प्रोडक्शन को कमजोर और बाधित करने के तरीके खोज ली। उसने सरकारों के साथ अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके कंपनियों पर दबाव डाला कि वे बेचें। उसने मार्केट में समान हीरों की भरमार कर दी ताकि उनके प्रोडक्ट्स की कीमत कम हो जाए, और यहां तक कि उसने अंडरकवर कर्मचारी भेजे ताकि खदानों और उपकरणों को खराब किया जा सके। कम्युनिस्टों द्वारा रूस में जब्त किए गए हीरों के बड़े जखीरे से लेकर भारत के पुराने स्रोतों तक और अफ्रीका महाद्वीप के नए खानों तक डीबियर्स ने सब कुछ खरीद लिया। क्योंकि वो कई अलग अलग सहायक नामों के तहत काम कर रहे थे, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि डीबियर्स के पास असल में कितनी ताकत और नियंत्रण था। असल में डीबियर्स लगभग हर जगह शामिल थे। दुनिया के हर हीरे की खान में उन्होंने सारे हीरों को इकट्ठा करना जारी रखा ताकि कीमतें ऊंची बनी रहें और हीरों को दिखने में अधिक दुर्लभ बना सकें। हालांकि बहुत से हीरे जो वो इकट्ठा कर रहे थे वो और भी गहरे और डरावने ऑपरेशन से आ रहे थे, जैसे कि बेल्जियन कॉन्गो में, जहां स्लेवरी, बाल मजदूरी और यहां तक कि नरसंहार पर आधारित खानें थीं।
अफ्रीका के कुछ और हिस्सों में ये हीरे वॉर्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। डेबर्स के अपने खानों के विपरीत ये नए बिजनेस पार्टनर असल में उनके नियंत्रण में नहीं थे। ये बाद में काफी गंभीर समस्याओं की शुरुआत करेंगे, लेकिन डेबर्स के लिए अभी ये सब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके पास चिंता करने के लिए बड़ी बातें थीं। इतनी बड़ी हीरे का भंडार बना रहा था कि उन्हें चिंता होने लगी थी कि शायद वो सब हीरे बेच नहीं पाएंगे। इतिहास का सबसे बुरा आर्थिक संकट आने वाले सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था ने एक भयानक गिरावट का सामना किया, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, और कहना बेकार है कि हीरे की मांग बिल्कुल गिर गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बिखर गई थी और यह नेस्ट के लिए एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हीरों की कीमत पूरी तरह से अमेरिकी बाजार से जुड़ी थी। 1919 में अमेरिका लगभग $84 मिलियन के हीरे बियर्स से आयात कर रहा था, लेकिन 1930 तक अमेरिकी आयात केवल $5 मिलियन सालाना रह गया। बियर्स ने यह तय कर लिया था कि वो दुनिया की सारी डायमंड प्रोडक्शन खरीदते रहेंगे जो उनके कंट्रोल से बाहर थी। इससे उनके खर्चे तो बहुत बढ़ गए, लेकिन आमदनी बहुत कम हो गई। अमेरिकन इकोनॉमी की हालत के बावजूद अर्नेस्ट अभी भी यकीन कर रहा था कि अमेरिका ही उसकी समस्याओं का हल है। उसे सिर्फ अपने मार्केट को और बढ़ाने का तरीका चाहिए था, ताकि ये सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित न रहे। दूसरे शब्दों में, बिड्स ने पहले ही सप्लाई पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब उन्हें डिमांड पर भी कंट्रोल करना था। वो एक ऐसे मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं जिसे कई लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग कैंपेन, या कुछ लोग इसे अब तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग घोटाला कह सकते हैं। एक विज्ञापन कंपनी की मदद से हैरी ओपेनहाइमर को एक ऐसा कैंपेन संभालने का काम सौंपा गया था जो इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया था। उनका ध्यान किसी खास ब्रांड पर नहीं, बल्कि खुद हीरे के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने पर था। 20वीं सदी के शुरू में एक ट्रेंड था कि जब कोई आदमी अपनी पार्टनर को प्रपोज करता था तो वो उसे एक अंगूठी देता था, लेकिन ये अंगूठियां सस्ते ज्वेल्स जैसे जन्म रत्नों को दिखाया गया था। तब तक सब ठीक था जब हैरी और मार्केटिंग टीम ने एक प्लान बनाया कि लोगों को यह समझाना है कि एंगेजमेंट रिंग हर प्रपोजल के लिए जरूरी है, कि सच्चे प्यार के लिए बस एक ही रत्न, वो है हीरा। हैरी और अर्नेस्ट चाहते थे कि उनकी टीम हीरों को प्यार के अहम कॉन्सेप्ट से जोड़ दे। अगर आम लोग ये महसूस करने लगें कि उन्हें एक हीरा एंगेजमेंट रिंग चाहिए, ये चाहे उनकी दौलत या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, रोमांटिक इशारा एक डायमंड देना है, तो लोग इसे खरीदेंगे, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो। इसलिए उन्होंने छोटी शुरुआत की, क्लासी हैंड ड्रॉन इमेजेस का उपयोग किया और ऐसी कहानियां अखबारों में छापी जो डायमंड्स को प्यार और शादी के विचारों से जोड़ती थी। इस संदेश को युवा लड़कियों और महिलाओं के दिमाग में डालने के लिए उन्होंने देश भर में चर्चों, उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता भेजे जो प्रचार सामग्री देते थे। उन्हें हॉलीवुड स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए ताकि वो अपनी फिल्म्स में डायमंड रिंग्स और प्रपोजल के सीन डाल सकें। उन्होंने हॉलीवुड के सेलेब्स के हाथों में डायमंड रिंग्स पहनाना शुरू कर दिया। वीकली सर्विस के जरिए हुआ जिसे उन्होंने हॉलीवुड पर्सनालिटीज कहा। उन्होंने उन सितारों के हाथों में पहने गए रिंग्स की तस्वीरें और डिटेल्स देश के बड़े बड़े अखबारों को भेज दी। उस समय ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक नई रणनीति थी और ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं था। समझ गए कि उन्हें विज्ञापन दिया जा रहा था। हीरे से और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के स्मार्ट तरीके से जोड़ दिए गए, जैसे कि मरिलिन मुनरो का ये गाना, हीरे तो लड़की के सबसे अच्छे दोस्त हैं। गाना इस मैसेज को डेबेज के लिए और मजबूत बनाता है और हीरो को अंतिम स्टेटस सिंबल बना देता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अमेरिकी समाज के वर्गों को आकर्षित किया जा सके, सगाई रिंग के लिए खर्च करने की एक तय कीमत न बताना। उन्होंने चालाकी से यह ऐलान किया कि आपको अपने 2 महीनों की सैलरी खर्च करनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। बाद में उन्होंने इसे 3 महीनों की सैलरी तक बढ़ा दिया।
कंपनी आपसे उनके प्रोडक्ट खरीदने पर मुनाफा कमा रही है और आपको बता रही है कि उन्हें आपसे कितना पैसा चाहिए, लेकिन परंपरा की तरह दिखा रही है ना कि मार्केटिंग कैंपेन। जब एडवर्टाइजिंग टीम ने देखा कि महिलाएं और पुरुष मिलकर एंगेजमेंट रिंग चुन रहे हैं और अक्सर महिलाएं सस्ती चीजें चुन रही हैं, उन्होंने संदेश में एक और परत जोड़ दी और जुड़ाव का मतलब एक ऐसे मार्केटिंग कदम से होना चाहिए। उन्होंने पुरुषों को अकेले खरीदारी करने के लिए मजबूर कर दिया। उनके साथ केवल डेबियर्स का विज्ञापन था कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको एक हीरा खरीदना होगा। और जल्द ही हीरे की एंगेजमेंट रिंग का विचार अमेरिकी संस्कृति में इस कदर घुस गया कि युवा जोड़े इसे एक सदियों पुरानी परंपरा समझने लगे, न कि एक कॉरपोरेट मशीन द्वारा हाल का आविष्कार। लेकिन डेबियर्स ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि शादी के लिए हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज करना जरूरी है। असल में यह माना जाता है कि डेबियर्स ने ऑपल्स के बारे में ये अंधविश्वास फैलाने में मदद की कि ये बदकिस्मती लाते हैं, जबकि ऑपल्स अक्सर हीरे से ज्यादा पसंद किए जाते थे। आज भी लगभग एक सदी बाद कई लोग इस परंपरा की चालाकी से बनाई गई जड़ों से अनजान हैं, लेकिन ये सब कुछ उनकी सफलता को बखूबी दर्शाता है। मार्केटिंग कैंपेन का एक बड़ा नारा है डायमंड इज फॉरएवर, जिसे अब तक का सबसे बेहतरीन विज्ञापन नारा माना गया है। इसने सिर्फ इस बात को बड़ा खूबसूरती से पेश किया कि प्यार हमेशा होता है और वो टूटता नहीं, बल्कि इसने ये भी समझाया कि हीरे हमेशा रखने चाहिए और कभी बेचना नहीं चाहिए। डीबियर्स ने सेकंड हैंड ज्वेल्स का मार्केट खत्म कर दिया। सिंगल चैनल सेलिंग इसलिए ताकि लोग किसी और से सेकंड हैंड न खरीदें। जैसे हीरों की बात आती है, ये कहानी तो झूठी थी। हीरे हमेशा नहीं रहते, इन्हें खरोंच लग सकती है, खराब हो सकते हैं और यहां तक कि नष्ट भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब डिब्बे लाखों करोड़ों कमा रहा था तो सच की क्या अहमियत थी। 1939 में अभियान की शुरुआत में अमेरिका में 10% से भी कम महिलाओं को हीरा एंगेजमेंट रिंग मिली थी, लेकिन सिर्फ 20 सालों में यह संख्या 80% से ऊपर पहुंच गई और 40 साल में अमेरिका में हीरे की बिक्री लगभग 2.1 बिलियन सालाना या लगभग 60 बिलियन तक पहुंच गई। अमेरिका में अपने मार्केटिंग कैंपेन में सफलता हासिल की तो उन्होंने इसे दुनिया के अलग अलग देशों में दोहराया और जल्द ही यूके और जापान जैसे देशों में हीरे की सगाई की अंगूठियों के लिए, उदाहरण के लिए जापान में भावी दुल्हनों को मिलने वाले सगाई के अंगूठियों का प्रतिशत 1966 में 1% से बढ़कर 90 के दशक की शुरुआत में 90% हो गया। भले ही हीरा आमतौर पर सिर्फ कार्बन का एक टुकड़ा हो, डेबियर्स ने लोगों को इसके लिए राजी कर लिया। दुनिया में हीरे को प्यार के बराबर समझा जाता है, लेकिन जब डेबियर्स प्यार के कॉन्सेप्ट को इतनी जोरदार तरीके से मार्केट कर रहे थे, तब पीछे कुछ काफी काले इवेंट्स चल रहे थे जो सब कुछ तबाह करने का खतरा पैदा कर रहे थे। से ही डिबियर्स ने अमेरिकी पब्लिकों के लिए अपना मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया, तभी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तकनीक में बदलाव के कारण हीरे दोनों पक्षों के लिए एक रणनीतिक संसाधन बन गए, क्योंकि उन्हें नए हथियार और विमान बनाने के लिए औद्योगिक हीरों की जरूरत थी। कई तरीकों से डिबियर्स के लिए औद्योगिक हीरों की जरूरत काफी ज्यादा थी, क्योंकि इससे उन्हें अपने स्टॉक को बेचना का एक तरीका मिल गया। उन नाजियों ने सभी हीरे के निर्यातन पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें अपने लिए कब्जा कर लिया था। जब हीरे पहली बार मिलते हैं तो वे बिल्कुल भी प्रभावित करने वाले नहीं लगते। उन्हें अंतिम उत्पाद में बदलने के लिए कट्टरों और पॉलिशरों की कला की जरूरत होती है। और जैसे ही नाजी यूरोप में फैले, उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजों को नष्ट कर दिया। हीरे काटने के केंद्र जैसे एंटवर्प में थे, और चूंकि इस उद्योग में एक बड़ा यहूदी समुदाय था, कई कुशल श्रमिकों को एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया और नाजियों ने अपना खुद का हीरे काटने का मोनोपोली बनाने की योजना बनाई, जिसे डेबियर्स को अपने बिक्री चैनल के तहत इस्तेमाल करना पड़ता। हालांकि डेबियर्स मित्रता वाले इलाके में था और अर्नेस्ट
अपने देश ब्रिटेन का देशभक्त समर्थक था। डेबियर्स सार्वजनिक रूप से सहयोगियों का समर्थन कर रहा था, लेकिन असल में अर्नेस्ट, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अर्नेस्ट से 6.5 मिलियन कैरेट हीरे बेचने की मांग की। अर्नेस्ट ने सीधा मना कर दिया, मगर ये तभी होगा जब बियर्स को अमेरिकी जमीन पर बिक्री करने की औपचारिक अनुमति मिले और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से असीमित छूट मिले, क्योंकि उनका मोनोपोली अमेरिका के व्यापार कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ब्रिटेन को भेजे जा रहे विमानों की सप्लाई को रोकने की धमकी दी गई, जो जर्मन एयर राइड्स के खिलाफ रक्षा के लिए जरूरी थे, और वही विमान जिनके निर्माण के लिए इंडस्ट्रियल डायमंड्स की जरूरत थी। तभी ब्रिटिश सरकार ने दखल दिया और डेबियर्स पर अमेरिका के साथ समझौता करने का दबाव डाला। उन्होंने अंततः ऐसा किया, लेकिन उसके बाद भी बार बार डेबियर्स समझौता पूरा करने में असफल रहे। इससे अमेरिका ने कंपनी की जांच शुरू कर दी। उनके लिए कई अंधेरे रहस्यों को उजागर करना था। उन्होंने पाया कि डेबियर्स न केवल उनके स्टॉक के बारे में झूठ बोल रहे थे, बल्कि वे प्रतिद्वंद्वियों के कामों में बाधा डाल रहे थे। अमेरिका ने डेबियर्स पर एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन और कीमतों को तय करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्हें कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहा, क्योंकि वे तकनीकी रूप से अमेरिका की जमीन पर नहीं, कम से कम सीधे तौर पर काम कर रहे थे। और जब उन्होंने ब्रिटेन में अपने सहयोगियों से मदद मांगी, जल्दी ही पता चला कि यूके सरकार में हीरा कारोबार से जुड़े सभी लोग या तो बियर के सक्रिय या पूर्व कर्मचारी थे। रूजवेल्ट नेस्ट पर बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके पास जो कीमतें मांगी गई उन्हें खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि उसी जांच में पता चला कि नाजी जर्मनी का अपना हीरा स्टॉक लगभग खत्म हो गया था। फिर भी उन्हें लगातार और हीरे मिल रहे थे। अमेरिका ने पता लगाया कि हीरे अवैध तरीके से आ रहे थे, जो कि डेबियर्स के खानों से आया था। हालांकि अमेरिका का मानना था कि अर्नेस्ट और उसका सिंडिकेट जानबूझकर दुश्मन को भारी मुनाफा कमाने के लिए बेच रहे थे। युद्ध के अंत के साथ ये झगड़े अमेरिकी सरकार के साथ धीरे धीरे खत्म हो गए, कम से कम थोड़े समय के लिए। लेकिन विवाद अभी भी नेस्ट और उसकी साम्राज्य से जुड़ा रहा। अमेरिकी जनता को प्यार का एक रोमांचक सपना बेचना शुरू करने के साथ ही नया अपार्थाइड सरकार उभरी थी दक्षिण अफ्रीका में सत्ता। और जब इन भयानक अलगाव, शोषण और उत्पीड़न के कानूनों के बारे में दुनिया भर में बातें होने लगी, क्योंकि वे सीधे इस स्थिति से लाभ उठा रहे थे। जब वैश्विक समुदाय ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, और तब 77 साल की उम्र में अर्नेस्ट ओपेनहाइमर का निधन हो गया। उन्होंने अपने बेटे हैरी को अपने विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। गंभीर वैश्विक प्रतिक्रियाओं के बीच हैरी ने उन भयानक बंद जगहों को बंद कर दिया, लेकिन नए सरकारी कानूनों की वजह से उसे अपने कामकाजी लोगों को नस्ल के हिसाब से अलग करना पड़ा। काफी नहीं था जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग कर दिया था। हीरे निर्यात करने के लिए हैरी के पास कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वह दक्षिण अफ्रीका के बाहर के दूसरे खदानों पर ध्यान केंद्रित करे और नए अफ्रीकी स्रोतों में भारी निवेश करे। लेकिन हैरी के लिए यह चौंकाने वाला था कि जैसे ही उसने नियंत्रण पाने की कोशिश की, रूस में कुछ नई जमा राशियां मिली, ताकि ये नए सोवियत स्रोत पहले से अनिश्चित बाजार को परेशान न करें। हैरी खुद रूस गए एक डील को बातचीत करने के लिए, जिसमें वो सोवियत संघ द्वारा उत्पादित लगभग 100% ज्वेलरी के हीरे खरीदने के लिए राजी हो गए। हैरी ने रूस को उसके हथियारों और मशीनरी के लिए सभी औद्योगिक हीरे देने का वादा किया। बस एक मामला था कि सार्वजनिक रूप से रूस ने दक्षिण अफ्रीका के साथ सारे संबंध तोड़ लिए थे, और ये उस समय की बात है जब शीत युद्ध की स्थिति थी और सोवियत संघ को पश्चिम का दुश्मन माना जा रहा था। हैरी को ये सभी डीलें गुपचुप तरीके से करनी थी, ताकि वह पश्चिमी देशों को नाराज न करे। हीरे रूस की खान से आए थे, वे किसी भी हीरे से अलग थे। वे बेहद छोटे थे और उनका रंग भी एक अलग चांदी जैसा था। हैरी जानता था कि सिंडिकेट के सदस्य इन कमतर हीरों को नहीं चाहते थे।
इसलिए उसने उन्हें अलग अलग गुणवत्ता के हीरे, जिनमें चांदी वाले रूसी हीरे भी थे, खरीदने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। कई व्यापारियों को शिकायत करने में महज कुछ महीने ही लगे। डिबियर्स ने मार्केट में एक खास तरह के हीरों का विज्ञापन करने में सालों बिता दिए थे, लेकिन उनके ग्राहकों को ये छोटे रूसी गहने नहीं पसंद आए। हैरी और उनकी टीम ने फिर से एक बेमिसाल मार्केटिंग कैंपेन तैयार किया। इस बार उन लोगों को हीरे बेचने के लिए जो पहले से ही एंगेजमेंट रिंग रख चुके थे। उन्होंने विज्ञापन करना शुरू किया। शाश्वत ज्वेलरी का आइडिया, जिसमें कुछ छोटे सिल्वर हीरे थे। इस शाश्वत ज्वेलरी का दावा किया गया था कि ये आपकी पत्नी को बताने का तरीका है कि आप अब भी उससे कितना प्यार करते हैं, और अपनी सालगिरह मनाने का एक तरीका है। पिछली कैंपेन की तरह यह भी सफल रहा। बिना किसी को एहसास हुए कि हैरी और डिबियर्स ने PSHCSM को बिना कीमत की लग्जरी चीजें खरीदने के लिए मना लिया था, जबकि ये उनके दुश्मन की सेना के विस्तार को सीधे फंड कर रहा था। डिबियर्स प्यार की सोच बेचना चाहते थे, जबकि असलियत में युद्ध को फंड कर रहे थे। लेकिन आम जनता को इनमें से किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। उनकी नजरें उस अफ्रीकी हीरे पर टिकी थीं जिसे डिबियर्स बेच रहा था, और जो अपनी अलग ही और बहुत नुकसानदेह छवि बना रहा था। हैरी के अफ्रीका के अन्य हिस्सों में कदम रखने के बाद कई देश अपने उपनिवेशी हुक्मरानों से स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे, और ये नए सरकारें अपने संसाधनों पर नियंत्रण चाहती थीं, डिबियर्स के बिना भी। लेकिन डिबियर्स यह साफ करना चाहती थी कि उनके बिना होना संभव नहीं है। सीसो डेबाइजर ने कार्रवाई की और उन्होंने सरकारों के साथ डील की, बड़े वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की, ताकि सीधे उन्हें बेचा जा सके और उनकी ओर से तस्करी को खत्म किया जा सके। कांगो जैसे देशों में, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, सरकार उनके पैसे लेने के लिए बहुत खुश थी, बदले में उनके व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिए। उन्होंने हीरा खदानों के उत्पादन की निगरानी के लिए एक पूरी सेना खड़ी की। एक घटना में स्मगलरों ने हीरे के एक भंडार के पास 200 लोगों को गोलियों से भून दिया, सबको मिनटों में ही मार डाला, बस ये पता लगाने के लिए कि वे तो कैंपिंग पर आए हुए छात्र थे। जल्दी ही हिरणों और सीएसओ को बेचना उनके लिए ज्यादा आसान हो गया। बजाय सरकार के सैनिकों और उन भाड़े के सैनिकों का सामना करने के जिनका वे अपने हितों की सुरक्षा के लिए फाइनेंस कर रहे थे, ये नए अफ्रीकी देश आंतरिक संघर्ष में घिरने लगे। युद्धरत गुटों ने हीरे के भंडार पर नियंत्रण कर लिया और गुलामी और बच्चों के श्रम का इस्तेमाल करके उन्हें काम में लगाया। लेकिन इस बार दुनिया ने यह देखना शुरू कर दिया था कि सिएरा लियोन, अंगोला और कांगो जैसे देशों के हीरे इन संघर्षों को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, जिनमें भयानक अत्याचार किए जा रहे थे। इससे ब्लड डायमंड शब्द उभरा, जिसका मतलब है वो हीरा जो युद्ध क्षेत्र में निकाला गया और आतंकवाद, युद्ध लॉर्ड या अन्य हिंसक गतिविधियों के लिए बेचा गया। प्यार और अनंतता के प्रतीक खून और मौत में पैदा हुए करीब 15% वैश्विक बिक्री को खून के हीरों से जोड़कर देखा जाने लगा। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि यूएन ने इनके खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया। हैरी को यह चिंता होने लगी कि हीरों के प्रति जो रोमांटिक धारणा उनके परिवार ने आधे सदी तक बनाई थी, वह अब हिंसा और युद्ध के साथ जुड़ने के कारण कमजोर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि डिबियर्स के हीरो की कहानी अब इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि इसे खत्म कर सके। सच की खबरें दिखाने वाले चैनल और मानवाधिकार कार्यकर्ता डिबियर्स का नाम लेकर उन पर खून से भरे हीरों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे। अब ये देखकर कि ये उनके पूरे साम्राज्य के लिए खतरा बन रहा है, डिबियर्स ने प्रतिबंधों पर सहमति दी और वादा किया कि वो खून के हीरों का व्यापार बंद कर देंगे। अपने हीरों के प्रति भरोसा फिर से पाने के लिए डिबियर्स ने किम्बर्ली प्रक्रिया को लागू करने में मदद की। इसका मतलब था कि हीरा बेचने वालों को यह साबित करना होगा कि गहने कहां से आए हैं और उन्हें कैसे हासिल किया गया। उन्होंने इसका दावा किया।
कंपनी की विशाल संरचना का इस्तेमाल अभी भी खून के हीरों को अन्य देशों जैसे रुआंडा और युगांडा भेजने के लिए किया जा रहा था, जो फिर इन्हें तीसरे पक्ष के माध्यम से सीएसओ को बेचा करते थे, ये जताते हुए कि ये उनके अपने देशों से आए हैं। सपोजिडली साफ हीरे डिबियर्स की बिक्री चैनल में जा रहे थे। एक और समस्या ये थी कि किम्बरले प्रक्रिया का प्रमाणन बहुत ही संकीर्ण था, जिसका मतलब था कि जिम्बाब्वे जैसे देश, जिन्हें युद्ध क्षेत्र नहीं माना गया, वो बिना किसी दिक्कत के साफ हीरे बेच सकते थे, भले ही वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन और अत्याचार हो रहे थे। जब मीडिया का बवाल ठंडा पड़ गया, तब भी हीरों और हिंसा के बीच का संबंध कभी खत्म नहीं हुआ। सचेतना लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टारर पॉपुलर फिल्म ब्लड डायमंड ने बस लोगों के सामने हीरे की खदानों की क्रूर सच्चाइयों को उजागर किया। हालांकि ये जनता की राय नहीं थी, जो अंत में डायमंड साम्राज्य को गिराने वाली थी। 1950 के दशक में जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने तरीके का पेटेंट कराया था, ताकि वो प्रयोगशाला में मानव निर्मित हीरे बना सके। लेकिन शुरुआत में ये लैब निर्मित हीरे छोटे और खुरदुरे थे और सिर्फ औद्योगिक मार्केट में ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। फिर भी जब डी बियर्स ने इन्हें अपने कारोबार के लिए खतरा समझा, तो उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कई एक्सक्लूसिविटी डील्स की। दोनों कंपनियों को पश्चिमी औद्योगिक बाजार में अपने अपने हिस्से बांटने की अनुमति दी। यद्यपि ये सिंथेटिक हीरे प्राकृतिक हीरो के समान थे, लेकिन इनकी कीमत 50 सेंट से भी कम थी। कैरेट की बात करने के बजाय मार्केट में भारी बढ़ोतरी की वजह से, जहां औद्योगिक हीरे लगभग हर आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होते हैं, यह हुआ कि जब जनरल इलेक्ट्रिक ने अंततः प्रयोगशाला में रत्न गुणवत्ता के हीरे बनाना सीख लिया, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें 50 सेंट के कच्चे हीरे मिनटों में बनाना ज्यादा फायदेमंद लगा। डिबियर्स ने अमेरिका में बड़े हिस्से खरीदने का फैसला किया। कंपनियां जो औद्योगिक हीरे से उत्पाद जैसे कि आरा और ड्रिल बिट्स बनाती थीं, इससे यह सुनिश्चित होता कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक कभी बेहतर कीमतें देती या उनकी एक्सक्लूसिव डील को खत्म कर देती, तो डेबियर्स इन अमेरिकी कंपनियों को अपने हीरे ऑर्डर करने के लिए कह सकता था। लेकिन यह डेबियर्स के लिए उलटा पड़ गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने डेबियर्स को अपने निशाने पर ले रखा था। उन्हें पता था कि कंपनी एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन कर रही थी, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से आपूर्ति पर एकाधिकार रखती थी। लेकिन हर मामला जो उन्होंने उठाया, वो आखिरकार बिखर गया, क्योंकि कंपनी आधिकारिक तौर पर अमेरिका में ऑपरेट नहीं कर रही थी। अब उनके खिलाफ एक मजबूत मामला था। इसलिए 1994 में जनरल इलेक्ट्रिक और डिबियर्स अमेरिका की अदालत में आरोपों का सामना कर रहे थे कि उन्होंने कीमतें फिक्स की और सिंथेटिक डायमंड इंडस्ट्री को गुपचुप तरीके से बांट लिया। और जल्दी ही कई अमेरिकी राज्यों ने भी डिबियर्स के खिलाफ कोर्ट में मामला शुरू कर दिया। डिबियर्स ने दशकों बिताए थे लोगों को कमजोर करते हुए और उन पर साजिशें करते हुए। डेबियर्स सभी आरोपों में दोषी पाए गए और उन्हें लगभग $300 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा। ये जिन उनके लिए शायद ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन डेबियर्स के संचालन पर इसका असर बहुत बड़ा था। समझौते के एक हिस्से के तौर पर उन्हें अमेरिकी कानूनों का पालन करना पड़ा, या फिर पूरा अमेरिकी बाजार खोने का जोखिम था, जो कि विश्व भर के हीरे के कारोबार का लगभग आधा था। और जबकि बियर कंपनियां लाखों डॉलर के जुर्माने और वकीलों की फीस खर्च करके हीरे की बिक्री पर नियंत्रण खो रही थी, वे हीरे के उत्पादन पर भी नियंत्रण खो रही थी। पहले तो उनका रूस के साथ समझौता यूएसएसआर के टूटने के बाद बिखर गया और कई व्यापारियों और स्थानीय सरकारों ने अपने हीरे को सीएसओ के बाहर बेचने का फैसला किया। हीरे के भंडार कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खोजे गए थे और बहुत देर नहीं लगी थी कि नए प्रतियोगी सामने आए जो इतने सारे रत्न बना रहे थे कि वे डिबियर्स के उत्पादन के मुकाबले खड़े हो गए। इनमें से कई कंपनियों ने अपने हीरों को एक नैतिक विकल्प के रूप में पेश किया,
लैब में उगाए गए हीरों के उत्पादकों ने भी इसी तरह की मार्केटिंग की, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और नए स्वतंत्र अफ्रीकी देशों से आने वाले नए हीरे के उत्पादन के बीच यही सब चल रहा था। डाइटर्स ने उत्पादन पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। सिंडिकेट से बाहर काम करने का विकल्प चुना। डाइटर्स को हार माननी पड़ी। व्यापारियों को अपने हीरे लेने के लिए डर नहीं दिखा सकते थे। अगर डाइटर्स उन्हें सप्लाई रोकते तो व्यापारी कहीं और से हीरे खरीद लेते। वो साल खत्म हो चुके थे जब डाइटर्स ने पूरी इंडस्ट्री पर एकाधिकार किया था। दुनिया की कुल डायमंड प्रोडक्शन का 1/3 अभी भी उनके नियंत्रण में है, और आजकल के कंज्यूमर मार्केट में डायमंड की डिमांड कभी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जो कि 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। जबकि लैब में बने डायमंड तो अब इतना परफेक्ट बन गए हैं कि ये देखना थोड़ा अजीब लगता है कि फिर भी नेचुरल डायमंड की डिमांड इतनी हाई क्यों है। एक ट्वीट में कहा गया था, हमने ऐसे डायमंड बनाने का तरीका ढूंढ लिया है जो असली चीज से सस्ते और बेहतर हैं। एक बार फिर ये सब मार्केटिंग का खेल है। विडंबना यह है कि दशकों तक लोगों को बताते रहने के बाद कि जितना सही हीरा होता है उतना ही उसका मूल्य अधिक होता है, हीरा उद्योग अब यह दावा करता है कि प्राकृतिक हीरों की इम्परफेक्शंस, खामियां ही उन्हें सिंथेटिक हीरों की तुलना में ज्यादा असली और मूल्यवान बनाती है। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए मनाने में सफल हो गए हैं कि प्राकृतिक हीरे खास हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप लैब में बने हीरे और प्राकृतिक हीरे के बीच कोई अंतर नहीं पहचान पाएंगे। कि हमें पता है कि किस तरह से व्यापारियों ने बेरहमी से मार्केट को चलाया। उनकी असली झूठ अभी भी कायम है कि हीरे हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हीरा उद्योग का अंधेरा इतिहास है, तो ये सुनिए कि तंबाकू उद्योग में क्या हुआ और कंपनी ज्यूवेल के साथ क्या क्या हुआ। ये कहानी बेहद दिलचस्प है, तो बस स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करें और जानें। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।